गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 1 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, नई स्पिरिट के साथ हम लोग एक बार फिर से इस सफर को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन which was seen in the news is functioning under which ministry? IHRC जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत फंक्शन कर रही है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, किस वजह से ये बॉडी न्यूज में आई? क्योंकि अप्रैल 2024 में IHRC ने अपना नया लोगो और साथ ही एक नया मोटो लॉन्च किया है। ठीक है, इसको 436 एंट्रीज में से चूज किया गया था ड्यूरिंग एन ऑनलाइन कॉम्पिटिशन। और अगर हम बात करें इस बॉडी की तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1919 में। ये सर्व करती है एज अ पिवटल एडवाइजरी बॉडी ऑन आर्काइवल मैटर्स इन इंडिया। ठीक है, ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट को ओवरसी करती है और जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च की जो सेगमेंट है उनको ओवरटेक करती है। ठीक है, उनको देखती है। तो ये ऑपरेट होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सर्व करता है एज अ नेशन वाइड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द रिकॉर्ड क्रिएटर्स, कस्टोडियंस एंड द यूजर्स। ठीक है, तो IHRC कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024? इसके लिए थीम इस साल की हमने क्या रखी है? सबसे पहले एनुअली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 26 अप्रैल को और इसको ऑर्गेनाइज किया है विपो ने। विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिससे कि हम जो IP के सिग्निफिकेंस है उसको हाईलाइट कर सकें, इनोवेशन को फॉस्टर करने में और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में। इस साल की हमने थीम रखी है IP and the Sustainable Development Goals, Building Our Common Future with Innovation and Creativity. Okay? तो विपो इसके ओरिजिन को ट्रेस करता है टू द पेरिस कन्वेंशन ऑफ 1883, जहां पे इन्होंने IP प्रोटेक्शन को स्टैब्लिश किया था फॉर इन्वेंशंस। ना सिर्फ इन्वेंशंस बल्कि ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन्स के लिए। बाद में जाके विपो जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन जाती है यूनाइटेड नेशंस की 1974 में। ओके, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम मनाते हैं 26 अप्रैल को। इस साल की हमने थीम रखी है IP एंड द SDGs, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? इसके चेयरमैन हाल ही में कौन बन गए हैं? तो ये है फॉर्मर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट नरसिंह पंचम यादव। ये अब चेयरमैन हो गए हैं एथलेटिक्स कमीशन के ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनका ये जो इलेक्शन है ये उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है जिसको कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने मैंडेट किया था और इन्होंने कहा था WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कि उन्हें एक कमीशन एस्टैब्लिश करना होगा जो कि रेसलर्स के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे। किस लिए? एज अ कंडीशन फॉर लिफ्टिंग द फेडरेशन सस्पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है नरसिंह पंचम यादव। ठीक है, इनको चेयरमैन बनाया गया एथलेटिक्स कमीशन का, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ओके, नेक्स्ट है, Recently, where was the 12th edition of International Meeting of High-Ranking Officials Responsible for Security Matters held? ये इवेंट कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? मिस्टर अजीत डोवल। इन्होंने कन्वीन किया अपने रशियन काउंटरपार्ट के साथ मिलके। कहाँ पे इस मीटिंग को? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने की बायलैटरल इश्यूज को एड्रेस किया, जहाँ पे सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया काउंटर टेररिज्म के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और डिफेंस कॉपरेशन पे। तो जो अजीत डोवल है इन्होंने अटेंड किया 12th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिक्योरिटी मैटर्स। और यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स को गैदर किया गया फ्रॉम डिफरेंट 106 कंट्रीज कि वो आके यहाँ पे डिस्कस करें ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस को, जिसको कि अंडरस्कोर किया गया बाय रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स एम्फेसिस ऑन कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो 12वां एडिशन है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का, इसके लिए वेन्यू था सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सिक्योरिटी मैटर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम USA की बात करें तो USA भी आजकल न्यूज में आया है क्योंकि यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साइन किया है $95 बिलियन का मिलिट्री एड पैकेज, जहां पे ये $61 बिलियन प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन कंट्री को, $26 बिलियन दे रहे हैं इजराइल को, और इसके अलावा जो रेस्ट $8 बिलियन हैं वो दिया जा रहा है इंडो पैसिफिक में। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से न्यूज में आ गया था। सिर्फ आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री है जिसने फॉरेन एड बिल पास किया है मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, कौन सी कंट्रीज को? यूक्रेन एंड इजराइल, तो आंसर हो जाएगा USA। ओके, रिसेंटली 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ये इवेंट कहाँ पे हुआ है?
तो एक मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हाल ही में कन्वीन हुआ है ड्यूरिंग द 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, जो कि हुई थी रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्कशंस हुए हैं वो किस चीज के रिगार्डिंग थे? ऑन द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ COP28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन दुबई। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इस इवेंट के लिए थीम क्या रखी गई थी, तो यहाँ पे थीम रखी गई थी रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, बेसिक एम क्या था? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस को शेयर या शेप करना। ठीक है, तो 26th एडिशन जो है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? आंसर है नीदरलैंड्स। Recently, India's first multi-purpose green hydrogen pilot project was inaugurated in which Indian state? इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हाल ही में कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ, आपको ये बताना है। तो SJVN लिमिटेड ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट नथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये दिन में 8 घंटे के लिए ऑपरेट किया जाएगा और इसका यहाँ पे बेसिक पर्पज है 14 kgs ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, और यहाँ पे ज्यादातर ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको यूटिलाइज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में थ्रू अ 25 किलोवाट ऑफ फ्यूल सेल। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल को प्रोड्यूस करेगा फॉर डिफरेंट यूज, और जो अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर है उसको भी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही पावर किया जाता है फ्रॉम अ 1.31 मेगावाट सोलर पावर प्लांट जो कि लाई करता है शिमला में। ठीक है, तो इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हो चुका है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चरल लैंडिंग थ्रू डिजिटलाइजेशन? कौन सी बैंक है जिसने आरबीआई के साथ हाल ही में कोलैबोरेट किया है एग्रीकल्चरल लैंडिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए थ्रू डिजिटल प्रोसेस? यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, नाबार्ड। नाबार्ड और आरबीआई इनोवेशन हब ने मिलके कोशिश करी है एग्रीकल्चरल लैंडिंग को मॉडर्नाइज करने की थ्रू डिजिटलाइजेशन। बेसिक एम क्या है यहाँ पे? जो लोन प्रोसेसिंग है उसको स्ट्रीमलाइन कराना और एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करना फॉर इंडियन फार्मर्स। नाबार्ड इसके लिए इंटीग्रेट कर रहा है अपना EKCC लोन ओरिजिनेशन सिस्टम पोर्टल को विद द आरबीआई के इनोवेशन हब पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे फास्टर लोन अप्रूवल्स प्रॉमिस किए जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स की इससे एफिशिएंसी इनहांस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कोलैबोरेशन है ये अलाइन करता है नाबार्ड के गोल के साथ, जहां पे नाबार्ड कोशिश कर रहा है रूरल प्रॉस्पेरिटी प्रमोट करने की और फाइनेंशियल इंक्लूजन को एडवांस करने की रूरल एरियाज में। फाइन, तो हाल ही में नाबार्ड ने कोलैबोरेट किया आरबीआई के साथ जिससे कि वो एग्रीकल्चरल लैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकें थ्रू डिजिटल प्रोसेस। Recently, which central public sector enterprise secured a green loan of Japanese yen 60.536 billion for sustainable projects in India? यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने ऑब्टेन किया है ग्रीन लोन ऑफ जापानीज येन 60.536 बिलियन का फॉर सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स इंडिया के अंदर। और इटालियन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है जिसका नाम है सेस, इसने अपने ऊपर 80% गारंटी ली है एज अ पार्ट ऑफ दियर पुश स्ट्रेटेजी प्रोग्राम, जहां पे टारगेट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी जैसे प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, इसी के साथ ये सेस का पहला JPY डिनोमिनेटेड लोन होगा और इनका पहला ग्रीन लोन होगा इंडिया में। ठीक है, तो ये जो मूव है ये अलाइन करता है विद द ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स द ग्रीन फाइनेंसिंग, जिससे कि हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को फॉस्टर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। What is Army Tactical Missile System that was recently seen in the news? ये क्या चीज है? तो ये एक सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन है और किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि यूएस इसको प्रोवाइड कर रहा है किस कंट्री को? यूक्रेन को। ठीक है, जिससे कि वो रशिया के साथ जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें उनको मदद मिल सके। और याद रखिएगा इसको सिर्फ यूक्रेन के बॉर्डर्स में ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है किस वजह से लिया यूएसए ने? बिकॉज ऑफ रशियाज हाइटेंड असॉल्ट्स ऑन द सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसा माना जा रहा है कि रशिया को नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल भी सप्लाई कर रहा है। यही सब रीजन है कि यूएसए ने डिसीजन लिया है। ओके, और इस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो उसको डेवलप किसने किया है? लॉकहीड मार्टिन ने, और ये एक सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन है जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर्स। फाइन, तो ये सरपास करती है सभी एग्जिस्टिंग आर्मी कैपेबिलिटीज को। जो प्रीवियस वर्जन है उसमें रेंजेस मौजूद हैं लगभग 160 किलोमीटर तक की। तो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एक सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन है। Recently, which country successfully launched Shenzhou 18 spacecraft to their space station? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, चाइना।
चाइना ने लॉन्च किया है 3 मेंबर का क्रू अपने तियानगोंग स्पेस स्टेशन में फ्रॉम ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर अटॉप अ लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट। ठीक है, तो ये जो शेंजू 18 क्रू है ये लगभग 6 महीने स्पेंड करेगा स्पेस में स्टेशन के अंदर, और यहाँ पे डिफरेंट साइंटिफिक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, स्पेस डेब्रिस प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे और साइंस एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। चाइना का बेसिक पर्पस क्या है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लेके जाएं बाय द एंड ऑफ 2030, और इसी के साथ इनका जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रूड स्पेस मिशन था 2003 का, उसके बाद ये टारगेट 2030 वाला कर रहे हैं। इसी के साथ ये थर्ड नेशन बन गए थे, याद रखिएगा, टू डू सो आफ्टर सोवियत यूनियन एंड द यूएस। ओके, तो चाइना जो है उन्होंने हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है शेंजू 18 स्पेसक्राफ्ट को अपने स्पेस स्टेशन में। Recently, which organization released the 2024 Global Education Monitoring Report, Gender Report Technology on her terms in France? इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे यूनेस्को, और इसमें इन्होंने जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है गर्ल्स एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर उसको एग्जामिन किया है, और ये भी बताया कि क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और इस दौरान इन्होंने बताया कि कितना पोटेंशियल है आईसीटी टू ओवरकम एजुकेशनल बैरियर्स फॉर द गर्ल्स, और ऑल्दो हमारे पास डिजिटल जो ऑप्शंस हैं वो आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे वुमेन ऐसी हैं जिनके पास मोबाइल फोन्स नहीं हैं और उनके पास लेस इंटरनेट एक्सेस है एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये याद रखना है कि इस नाम की रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है। आंसर है यूनेस्को। फुल फॉर्म क्या होता है यूनेस्को का? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है डोंगरिया कोंत कम्युनिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये ट्राइब कहाँ पे रहती है? तो ये फिलहाल पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं, पीवीटीजी, और इन्होंने इलेक्शन को बाइकॉट करने की धमकी दी है अनलेस की जो भी फॉल्स एंटी माइनिंग प्रोटेस्ट केसेस हैं उनको विथड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है, तो ये ट्राइब कहाँ पे रहती है? आंसर है उड़ीसा स्टेट में, उड़ीसा के नियामगिरी हिल्स में रहते हैं, और ये हाल्ट कर चुके हैं वेदांता रिसोर्सेज माइनिंग प्लान्स को ऑलरेडी, जहाँ पे इन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इन्वोक किया था थ्रू ग्राम सभा, और इन्होंने अपने एनवायरमेंट और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि डोंगरिया कोंद कम्युनिटी कहाँ पे मिल जाएगी। आंसर है उड़ीसा स्टेट में। रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स एडवांस्ड कॉम्पोजिट सोलर सेल सिस्टम स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड? इसमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने अपना एडवांस्ड कॉम्पोजिट सोलर सेल सिस्टम स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है न्यूजीलैंड से? आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज नासा। ठीक है, इन्होंने ये लॉन्च किया है फ्रॉम न्यूजीलैंड, और यहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय किया एडवांस्ड कॉम्पोजिट सोलर सेल सिस्टम स्पेसक्राफ्ट को अबोर्ड द रॉकेट लैब्स के इलेक्ट्रॉन रॉकेट। फाइन, तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करता है फॉर प्रोपल्शन, 1000 किलोमीटर्स अबव अर्थ जाके ऑर्बिट करता है विद इन 80 स्क्वायर मीटर्स ऑफ सेल। तो इसमें क्या क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं? सोलर सेल इफेक्टिवनेस को डेमोन्स्ट्रेट करना, पोटेंशियली जो रिलायंस है हैवी प्रोपल्सन सिस्टम्स के ऊपर फॉर फ्यूचर मिशंस उसको रिड्यूस करना, और इसी के साथ ही एक सिग्निफिकेंट लीप साबित होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज नासा। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज रिसेंटली सीन इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये जो सेंटर है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, आपको ये बताना है। तो आंसर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। एक्चुअली एक रिसेंट स्टडी है जो इस सेंटर ने पब्लिश की है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है एक्यूरेटली फोरकास्ट करने की स्पेसिफिक ओशनोग्राफिक पैरामीटर्स को ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था 1999 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और ये बॉडी ऑपरेट करती है अंडर द अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंक्वायरीज प्रोवाइड करती है राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सर्विसेज फॉर द कोस्टल पॉपुलेशंस रिगार्डिंग कोई भी नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामीज हो गए, स्टॉर्म हो गए, हाई वेव्स थ्रू दियर इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि ये जो बॉडी है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। लास्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु सिक्योर्ड अ गोल्ड मेडल in women's 10 meter air rifle at the world shooting parasport tournament in Sangwon, कोरिया? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो टूर्नामेंट या चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई है। आंसर है कोरिया में, और इसमें से कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में? तो ये इंडिया की पैराशूटर हैं मोना अग्रवाल। इन्होंने क्लिंच कर लिया है गोल्ड इन द वुमेन्स 10 मीटर्स एयर राइफल, और आर्मी मैन अमीर अहमद भट्ट ने सिक्योर किया है सिल्वर इन द 25 मीटर्स पिस्टल एट द वर्ल्ड शूटिंग पैरास्पोर्ट टूर्नामेंट, जो कि कहाँ पे हुआ है? कोरिया में। ठीक है,
तो ये इनका सेकेंड वर्ल्ड कप टाइटल है इस साल का। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्वर और ब्रोंज किसने जीता है, तो सिल्वर जीता है वेरनिसा ने, जो कि स्लोवाकिया कंट्री को बिलोंग करती हैं, और स्वीडन की शूटर हैं एना बेंसन, इन्होंने ब्रोंज जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज मोना अग्रवाल। एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराया है Phi-3 मिनी को। ये क्या है? ये इनका लेटेस्ट लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि Phi-3 मिनी जो कि एक AI मॉडल है, किसने या किस कंपनी ने डेवलप किया है, योर आंसर वुड बी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग वेडनेसडे और सैटरडे को छोड़ के बाकी सब दिन रिवीजन भी साथ ही साथ करते हैं। तो अगर कोई रिवीजन भी करना चाहता है तो वो कल के सेशन को जरूर अटेंड करे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा। बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Satsana signing off.